साथियों, आपने कभी गुरु और शिष्य को एक साथ बैठे हुए देखे हो? आज फर्स्ट टाइम गुरु और शिष्य बैठे। शिष्य कब बैठे? 20 साल के बाद, 20 या 22 साल हो रहा है, जब इन दो शिष्यों ने उनके पास से ट्रेनिंग ली है, वाघमारे सर के पास से। और आज वो इस काबिलियत में है कि एक मंच पे गुरु और शिष्य बैठे हैं। ये हमारे लिए काफी काबिल तारीफ है, इनके लिए होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? पैसा तो हर आदमी कमाता है, लेकिन उसकी लिमिटेशन होती है। लेकिन टेक्निकल एजुकेशन तो है, टेक्निकल थिंकिंग आप कहां तक सोच पाते हो, आपकी दूरदृष्टि क्या है, ये उस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है। साथियों, मुझे खुशी इस बात की हो रही है, हमारे प्रशांत जामुनकर सर जी जो आज रिनाइटेड कॉलेज के डायरेक्टर है, वो इस मुकाम पे पहुंचे। दूसरे उनके परम मित्र एक ही साथ पढ़े हुए अमिताभ जी मेश्राम सर, ये भी उनके उस वक्त के साथी जो आज लोगों को एडवाइस कर रहे हैं। एडवाइस ही नहीं, लोगों के उद्योग धंधों को भी शुरुआत कर चुके हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। और तीसरा मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ पढ़ाई करके एक छोटी सी नौकरी प्राप्त किया, एक छोटी सी नौकरी जिंदा रहने के लिए। लेकिन आज इन लोगों ने करोड़ों का जमा लिया। तो साथियों, नौकरी ही सब कुछ नहीं होती, मेरे बताने का मतलब यह है। आपको हमको किसी न किसी तरह से उद्योगपति बनने के लिए नए नए सरकार ने फार्मूले लाए, उन फार्मूलों का सही यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, या उनके बारे में हमको सही गाइडलाइन नहीं प्राप्त हो रही है। मैं हमारे गुरु वाघमारे सर से, जो एनसीडी के मेन बिग बॉस है, वो आपके सामने में है। यदि आप उनका टैलेंट, उनका पावर, उनका सही यूटिलाइज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो। पावर एक दफा होता है, दूसरी दफा गायब हो जाता है। सही वक्त पे सही पावर का यूज यदि हो गया तो आप सभी का भविष्य बन सकता है। मैं इस मंच पे माननीय महोदय हमारे वाघमारे सर से अनुरोध करता हूं कि कृपया करके मंच पे आए और हमें मार्गदर्शन करें। आदरणीय मंच, मराठीत बोलू की हिंदीमध्ये? मराठीत बोलू? कळेल सर्वांना? हाँ, हिंदीमध्ये? हिंदीमध्ये ऐसा करते हैं, रेमिक्स में बोलते हैं, हिंदी मराठी इंग्लिश तीनों लैंग्वेज, जहाँ जहाँ जो जो जमता है वहाँ पे। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, सर्वप्रथम यांना त्रिवार वंदन करूं आज मंच के ऊपर बैठे हुए हमारे सभी मान्यवर, सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा ऑलरेडी प्रमोद जी सांगोळे सर को, कि जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजन किया। एक बहुत बड़े उद्योजक है, रहते हैं मुंबई में, लेकिन सारा उनका दिल वो नागपुर में बैठा है। और हम लोग नागपुर में बैठते हैं, लेकिन नागपुर में ये कुछ उतना नहीं करते, लेकिन वो मुंबई में बैठते नागपुर के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं कि भाई मैं जहाँ से आया वहाँ पे क्या कर सकता हूँ। और उनका जो मैकराल नाम का जो कंपनीज है, वो कंपनी चलाते हैं। मैं उनको गए 2-3 साल से जानता हूँ। लास्ट ईयर भी उन्होंने यही इवेंट यही हॉल में किया था, बहुत ज़्यादा प्रतिशत नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने फिर से वो हार न मानते हुए इस साल भी उस इवेंट को पूरा किया। तो कल मुंबई से आए, आज सवेरे से सभी इवेंट के पीछे लगे, और डेफिनेटली इस इवेंट को जितना बड़ा किया है उससे भी अगला साल बड़ा करने का सोच ऑलरेडी उनके इसमें है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि डेफिनेटली ये उनके कंपनी के लिए और प्रमोद जी के लिए बहुत तालियां होनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। हमारे सारे गेस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, आदरणीय पांडे जी हैं, गोरकर सर है, मंच पे बैठे हुए हमारे सभी मार्गदर्शक हैं, और जिन्होंने अभी अभी थोड़ा उल्लेख किया है कि हम लोग प्रशिक्षण से निकल के कुछ जानकारी हासिल करके
हम लोग बाहर निकले और कुछ तो भी किया है हमने, हमारे लाइफ में कुछ तो किया है, लेकिन जो भी किया वो डिफरेंस किया है, कुछ तो भी अलग किया है। तो उसमें से आदरणीय अमिताभ मेश्राम सर, जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और आज से नहीं तो मैं उनको 96 से जानता हूँ, मतलब आप समझ लीजिएगा 32 साल से मैं उनको जानता हूँ, 29 ईयर आज से। मैं 95 को उद्योग वन में लगा, 96 को मेरे ख्याल से उनको मैं जानता हूँ, और धीरे धीरे जानते हुए उन्होंने अपने नागपुर में पहला मतलब नागपुर में कोई यूनिट नहीं था, जब उन्होंने पहला यूनिट शुरू किया वो था जार का, पानी के जो जार बनते हैं ना, तो नागपुर का पहला यूनिट उनका। मेरे ख्याल से मेश्राम साहब दूसरा यूनिट मिश्रा ने शुरू किया, तो उड़केश्वर में शुरू किया था मेरे ख्याल से। और जब से मैं सर को जानता हूँ और वहाँ से अपना करियर शुरुआत की, उन्होंने जैसे बताया कि सबसे पहले तो जानकारी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जानकारी, एक बार जानकारी मिली कि रास्ते मिल जाते हैं, और रास्ते मिले तो मंजिल भी मिल जाती है। तो सबसे पहले तो अच्छा मेंटर मिलना बहुत जरूरी है, जो प्रशांत सर ने और अमिताभ सर ने उस मेंटर को सबसे पहले हासिल किया। उन्होंने बोला है प्रशिक्षण के बाद में ये होता है, वो बहुत बड़ी जानकारी नहीं होती है, बहुत बड़ा सपोर्ट भी नहीं होता है, लेकिन रास्ता हमें बहुत जरूर मिलता है, रास्ता। तो दोनों के लिए भी एक बार ताली बजा दीजिएगा, बहुत अच्छा वर्क अमिताभ सर कर रहे हैं। उनके अगर आप सोशल मीडिया पे अगर अटैच होते हैं तो हर वीडियोस नई जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करते हैं, वेरी सोशल। और बहुत सारे प्रोजेक्ट उन्होंने बताया है कि अभी 400 प्रोजेक्ट उन्होंने नागपुर के अंदर छोटे छोटे खड़े किए हैं। ग्रेट वर्क, काफ़ी अच्छा उन्होंने काम करना यहाँ पे शुरू किया है। मैं भी उनके संपर्क में रहता हूँ। अभी दोनों के बाद में मेरा नंबर आता है, तो मेरा नंबर ऐसा आता है कि मैं तो नौकरी करता हूँ, है ना। ये दोनों एंटरप्रेन्योर हैं, प्रमोशनल एंटरप्रेन्योर है, LIC भी या बाकी सब एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि जहाँ पे भी हम लोग काम करते हैं तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप आती है। आदमी को नौकरी करना है या बिजनेस करना है, दोनों लाइफ जीने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए। मैं नौकरी करता हूँ तो भी मुझे एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है, क्योंकि जब मैं मार्केट में कोई चीज परचेस करने जाता हूँ तो मुझे भी मेरा एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ना होता है। मुरकर साहब LIC में काम करते हैं, लेकिन LIC में काम करते समय अपने बिजनेस को डेवलप करना है, तो एंटरप्रेन्योरशिप तो वहीं पे भी लगती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप हमारे लिए बहुत ही अच्छा, या हमारे लाइफ में डेवलप करना बहुत जरूरी है, और वही क्षेत्र में मैं काम करता हूँ। मुझे आज 30 साल हो गए, 30 ईयर्स। मैं 95 को एक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है NCED, इट इज द महाराष्ट्र सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसको मराठी में कहा जाता है महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र, और जिसको वो शॉर्टकट में कहा जाता है NCED। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में मैंने अपनी करियर की शुरुआत 95 से की, 1995 जब से शुरुआत किया एज ए कोऑर्डिनेटर यानी बहुत ही छोटे पद पे काम करना शुरू किया, और वहां से आगे आगे बढ़ते गए। उसका भी एक कारण था, मेरे घर में मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, जहाँ पे आज भी लाल बस नहीं जाती है हमारे गांव में, है ना। रेड जो है ना, महाराष्ट्र शासनाची लाल बस अजून जात नहीं का गाँव, वो गाँव के अंदर से मैं आया हूँ, पढ़ाई करने के लिए आया था, लाइफ में डॉक्टर बनना था, नहीं बन पाया। तो जिस इंसान अपने माँ बाप के सपने अगर पूरा नहीं कर सकता है, तो उस इंसान ने माँ बाप को कुछ मानना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगा। आज के बच्चों को क्या लगता है तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे ऐसा उस समय लगा था। मेरे माँ बाप ने मुझे नागपुर इसलिए भेजा था कि बेटा डॉक्टर बनना है, और उसके हिसाब से मेरा पढ़ाई हो गई, सब हो गई, लेकिन मेरा नंबर नहीं लग गया। 1987 की बात है, 7 या 88 की बात है। तो मैंने पहले सोचा कि मेरे माँ बाप के अगर मैं सपने पूरा नहीं कर सकता हूँ तो भाई मैं कोई माँ बाप से अपेक्षा करना बहुत गलत था। इसलिए मैंने 93 को एक खुद का बिजनेस गांव में शुरू किया, स्पाइसेस का शुरू किया, क्योंकि हमारे गांव की तरफ चिली, टर्मरिक, बहुत सारे स्पाइसेस होते थे। मैंने स्पाइसेस का बिजनेस शुरू किया, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत तकलीफें भी है। जैसे कि अभी सर ने बताया है कि बिजनेस इतना आता नहीं है, लेकिन उसको तकलीफ बहुत है, कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। और ये सर करते करते गांव के आदमी 12वीं फेल, डॉक्टर का सपना, और नहीं हुआ तो बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन गांव में मेरे घर में भी कॉफी मतलब 50-60 एकड़ लैंड, घर में राइस मिल, इसके बिजनेस सब कर दिए। तो मुझे लगा कि क्यों ना भाई मेरे गाँव में जो प्रोडक्शन होता है, जो कल्टीवेशन होता है, उस कल्टीवेशन का मैंने क्या करना चाहिए, बिजनेस के रूप में करना चाहिए। और स्टार्ट
मैं आज भी एमसीडी में हूँ, मैं कभी लाइफ में कभी नौकरी मंगा नहीं और किसी का फॉर्म भी नहीं पड़ा, नौकरी मिलनी चाहिए। कोई कॉम्पिटिटिव की पढ़ाई नहीं किया मैंने, कोई लाइब्रेरी में गया नहीं और मैं सोचा भी नहीं था कि मैं नौकरी करूँगा, लेकिन बिजनेस करूँगा इसके बारे में मुझे 93 को बिजनेस शुरू किया। प्रॉब्लम है, मार्केटिंग करते करते एक सर ने बताया मेरे को कि भाई तू बिजनेस कर रहा है, चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, ये पाउडर बिक रहा है, स्पाइसेस, इसको लगता है बोले फसाई का रजिस्ट्रेशन, फूड एंड ड्रग्स का रजिस्ट्रेशन, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। एक जन ने बताया, जिन्होंने बताया वो मेरा कॉम्पिटिटर था, बोले तेरे को अंदर कर देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। उन्होंने ठीक है। और मैं 93 को जब बिजनेस शुरू किया था, कॉफी सेल था उसका, मैं छत्तीसगढ़ एमपी वगैरह सब बेचता था। तो उस समय मुझे लगा कि मेरे को इन्फॉर्मेशन की कहीं तो भी जरूरत है, इसलिए मैंने एक पेपर में छोटा सा एडवर्टाइजमेंट या न्यूज आई थी की जिल्हा उद्योग केंद्र आणि महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्राकडनं अशा अशा प्रकारचे प्रशिक्षण कार्यक्रम आहे। त्यावेळेस आमची उद्योग भवनची बिल्डिंग नव्हती, उस समय में कटियुगा में वो पावर ऑफिस है एनएससीबी का, उसके बाजू में जिला उद्योग केंद्र का ऑफिस था। वो ऑफिस में पहुंचा, उन्होंने बताया कि भैया ठीक है आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन लिया, रजिस्ट्रेशन किया 93 को, और फिर वहाँ से मेरे करियर की शुरुआत किया। और उन्होंने बताया कि 150 रुपये भर के आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, हम आपको क्या देंगे, ट्रेनिंग देंगे और सब इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट टाइम पहली बार मैंने वहाँ पे 150 रुपये भरा, ट्रेनिंग किया, और मुझे लगा कि 150 रुपये में इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि मैं सारा बिजनेस बहुत आराम से कर सकता हूँ। 15 दिन का ट्रेनिंग किया था सर, अभी पार्टिसिपेट और फर्स्ट टाइम मैं ये फोरम में बता रहा हूँ। तो ट्रेनिंग करने के बाद मेरे को बहुत सारे 15 दिन में इन्फॉर्मेशन मिली और मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर गाँव गया, फिर से बाकी सब रजिस्ट्रेशन किया। उस समय में हमारे पास में सीड मनी स्कीम करके थी, उस समय में अप्लाई किया, थोड़ा सा लोन लिया और काम शुरू किया, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन मेरे मन में एक सवाल हमेशा आता था कि मैं गाँव में रह के अगर मैं मेरे बिजनेस को और 2 साल किया बिजनेस और बढ़ाता हूँ तो मैं कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा, 50, 100, 40 बड़ी फैक्ट्री करूँगा। स्पाइसेस बागमारे मसाले नहीं हाँ जो चल रहे, उस समय मेरे पूजा मसाले आते थे और प्रोडक्शन आता था वाघमारे एंड ब्रदर्स प्रोडक्ट, उसका रजिस्ट्रेशन भी आती था। तो यूनिट को जब शुरू किया, लेकिन सवाल मन में एक में आता था कि अगर एक इंसान जिसको इंफॉर्मेशन की जरूरत है बिजनेस करने के लिए, जो आज मिल नहीं रही और मुझे तो 150 में मिल गई, तो फिर उस समय मैंने धीरे धीरे अपने बिजनेस को मेरे बड़े भाई को हैंडओवर किया और मैं एमसीडी के साथ में जुड़ा और वहाँ पे 95 को अपनी शुरुआत कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय में 630 रुपये की नौकरी से की। मैंने बोला नहीं, मैं अगर नौकरी भी दूंगा तो 50 लोगों को नौकरी दूंगा, लेकिन मैं 50,000 एंटरप्रेन्योर बनाऊं मेरे लाइफ में, तो ये सबसे बड़ा समाज के लिए। और उस समय एंटरप्रेन्योरशिप बोले तो हमको देखते बराबर वो बचा थे, क्योंकि नौकरियां इतनी थी, कौन पूछेगा कि तेरे को बिजनेस करना है भाई, तो हमको देखे कि लोग बच जाते थे उस समय में। ये 95, 96 की बात, तो उस समय मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया और मेरा विजन ये था कि 8 साल, 10 साल, 15 साल के बाद में कम से कम लोगों को नौकरियां मिलना बंद हो जाएगी और जब लोग इसमें डाइवर्ट होंगे और जब मेरी वैल्यू गई होगी, राइट ना, दैट टाइम दिस विजन और आई जॉइन एमसीडी। मैं 95 को ज्वाइन किया, 2008 तक मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर करके काम किया, एज अ प्रोजेक्ट ऑफिसर करके काम किया 98 को। 2009 तक उद्योग भवन फिर शिफ्ट हुआ था, उधर में प्रोजेक्ट ऑफिसर करके काम किया। फिर बाद में 1 साल भंडारा में था, फिर उधर से निकला, फिर हमारे हिंगना में एक ऑफिस है, वहाँ का केंद्र प्रमुख बना, फिर वहाँ पे सहायक आयुक्त करके डेपुटेशन पे गया, उधर से आया तो फिर मियान में 3 साल काम किया, उधर से आया तो फिर से उद्योग भवन में प्रोजेक्ट ऑफिसर करके काम किया। 2021 को मेरी फिर से हिंगना केंद्र में केंद्र प्रमुख करके पोस्टिंग हुई। उसके बाद में अभी मैं राज्य का, स्टेट का एससी और एसटी अल्पसंख्यक, इनके जो प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे इस समाज के अंदर में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काम करना होता है, एज अ स्टेट कोऑर्डिनेटर करके मैं सभी लाइसेंसिंग का भी काम करता हूँ, पार्टी, सारथी, महाज्योति, लेटकॉम, महात्मा फुले, इसका मेरा पूरा महाराष्ट्र का कोऑर्डिनेशन है। और 1 साल से पूरे 6 जिले का, मतलब जो जिले हैं हमारे विभाग के अंदर 6 जिले, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा, ये 6 जिले का विभागीय अधिकारी करके काम करता हूँ। तो इतना सारा लेके आगे बढ़ता हूँ। तो एक अधिकारी होना, उसके अंदर में समाज के लिए काम करना, अंदर से कुछ समाज के लिए काम करना। मैं सोचा था कि डॉक्टर भी नहीं बन गया तो ठीक है, लेकिन कम से कम मैं एंटरप्रेन्योर तो बना सकता हूँ भाई। नौकरी भी ज्यादा देने से अच्छा है कि भाई मैं ऐसे एंटरप्रेन्योर बनाऊं कि जो लोगों को रोजगार प्रोवाइड करे, राइट ना।
इसलिए आज मैं ये 30 साल के अंदर नागपुर के अंदर इतना ट्रेनिंग दिया, मैं हर गली में भी जाता हूँ ना, तो जिसका टर्नओवर भी अगर 100 करोड़ का है तो भी कम से कम मेरे को छुप के बोलता है हमारे साहब आप किधर गए हैं। तो कम से कम नौकरी करना एक अलग बात है, पगार मिलना एक अलग बात है, लेकिन उससे हम लोग जो काम करते हैं उस काम के अंदर सेटिस्फाई मिलना बहुत जरूरी है। तो यही काम मैं 30 सालों से कर रहा हूँ। फिलहाल अभी रिटायरमेंट के लिए 5-6 साल बाकी है, लेकिन मुझे वही लगता है कि भाई गवर्नमेंट रिटायर करने से अच्छा मैं खुद ही रिटायर हो जाऊँ, तो 2 साल पहले रिटायर हो जाऊँ, ताकि एक बार रिटायर हो गए तो फिर मेरे को चौक में लोग दिखते हैं, कौन से मॉर्निंग के चौक में, और बड़े बड़े बैठे रहते हैं, बैंक से रिटायर हुआ, इधर से रिटायर हुआ, अब मॉर्निंग वॉक पे जाओ मेरे को बिल्कुल सभी चौक में बड़े बड़े ग्रुप दिख जाते हैं। मेरे को बड़ा बुरा लगता है। चर्चा होती है येणाऱ्या संडेला कुठे पार्टीला जायचं, बस कुठली बोलवायची, मटन घ्यायची की चिकन घ्यायची, कोणती बॉटला घेऊन जायच्या, ये सब काम वो ग्रुप के अंदर में, उसके ऊपर भी मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ। भाई बाबा साहब के लाइफ में कभी टाइम नहीं था समाज के लिए, मतलब 2 साल अगर उनका महापरिनिर्वाण नहीं होता तो और कुछ तो चित्र रहता, लेकिन हमारे यहाँ पे जो काम किया है, जो नौकरी किया है, ऐसे बैठे रहते हैं कि दिन भर कोई काम नहीं है और वहाँ पे चर्चा यही होती है। मेरे को बहुत बुरा लगता है। हमेशा ऐसे ग्रुप को मैं जाके मिलता हूँ कि भाई साहब तुम समाज के लिए क्या दे सकते हैं, मेरे को डेटा इकट्ठा करके दो, जिनको जरूरत है उनको निकालो समाज से, अमिताभ सर को मिला के दो कि जिसको जरूरत है। आज आप देख रहे होंगे सारी योजनाएं आती है समाज कल्याण की, वहां से भी फंड 31 को खत्म नहीं होता। क्यों ना हमारा ऐसा एक ग्रुप बन जाए जो 10 लोग हैं रिटायर हुए, समाज कल्याण को जाके पूछे कि भाई आपको जितना पैसा आया हुआ है उतना पैसा 100% यूटिलाइज किया कि नहीं। इतना भी पूछा तो बहुत है भाई। हमारे जिला उद्योग केंद्र में जाके पूछे कि भाई शेड्यूल ट्राइब, अल्पसंख्यक, इनके लिए जो स्कीम आता है उनका टारगेट आता पूरा हुआ कि नहीं। ये काम तो हमारे रिटायर लोग कर सकते हैं, राइट ना। तो मुझे हमेशा कुछ ना कुछ नया करना, कुछ ना कुछ समाज के लिए करना, ये मेरा खुद का अभी एक पेशा बन गया है। मेरे को एक समाधान जब मिलता है कि जब आगे मैं काम करता हूँ। गाइस, मैं नौकरी अच्छा ये कभी नहीं बोलूंगा, नहीं उद्योजक अच्छा ये भी नहीं बोलूंगा भाई। मैं तुमको गाइड करने वाला कोई ऐसा बाबा या महात्मा नहीं हूं कि ये अच्छा ये बुरा है, ये नहीं बोलूंगा। ये दोनों आपको ही फिक्स करना है कि भाई नौकरी किए तो क्या हो सकता है और बिजनेस किए तो क्या हो सकता है। शायद उसके अंदर का मैं डिफरेंस आपको समझा के दे सकता हूँ। डिसीजन लेना आपका काम है। क्या होता है, हमेशा 3 चीजों के ऊपर अपना फोकस होता है। एक तो पहला होता है नॉलेज। नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नॉलेज है तो तुम आगे बढ़ोगे, नॉलेज है तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन नॉलेज सिंगल नहीं होना चाहिए। सिंगल नॉलेज हमेशा मल्टीपर्पज नॉलेज होना चाहिए। हमारे यहाँ का ये पॉलिटेक्निकल इंजीनियरिंग में निकलता है उसको उतना ही मैकेनिकल मालूम है, और जॉब पे ढूंढता है तो ऐसे ही एक मैकेनिकल मेरा इंटरेस्ट जॉब मिल जाए, और जहां पे भी जॉब करता है तो वो भी कंपनी वाला उसको वही टेबल देता है और लाइफ भर वही पे काम करते रहता है। तो मैकेनिकल शायद इस लड़के को पूछी जाए कि बाबा बेरर चेक काय को बोलते हैं, तो शायद उसको भी मालूम नहीं रहेगा, मालूम नहीं। तो शायद इस तरह से ओनली सिंगल नॉलेज होता है। तो हमेशा मल्टी नॉलेज के लिए काम करनी चाहिए, नॉलेज इधर उधर से हासिल करनी चाहिए, राइट ना। दूसरा होता है ये हो गया नॉलेज के बारे में। तो नॉलेज आप हमेशा लेते रहिएगा, इस तरह के वर्कशॉप से लीजिएगा, पेपर से लीजिएगा। नॉलेज के लिए बड़ी बड़ी हमारे पास में यूनिवर्सिटी है, तुलसी मोबाइल यूनिवर्सिटी। आज आजकल एआई पे डाल दिए, इसको पूछा उसको पूछा, पूरा भेज देता है। आप उतना भी पूछो वहां पे चैट जीपीटी को, हेमंत वारपारी को, पूरा प्रोफाइल आ जाएगा। इतना इजी हो गया। आज घर में बैठे बैठे हमको 70% नॉलेज मिल जाता है, लेकिन आप अगर यूट्यूब देखेंगे तो उसमें 60% फ्रॉड है, ठीक है ना। तो नॉलेज को भी हम लोग अगर 60-70% घर में बैठे लिए तो उसको प्रैक्टिकल के लिए आगे करने के लिए 30% अच्छा मेंटरिंग की जरूरत होती है, उसको ढूंढना बहुत जरूरी है। दूसरा आता है स्किल। तो नॉलेज एक आदमी दूसरे आदमी को ट्रांसफर कर सकता है। दूसरा आता है स्किल। अभी एक आदमी के पास में स्किल है तो हमेशा दूसरों को ट्रांसफर कर सकता है, सिखाता है, तो स्किल भी हम लोग दूसरों को दे सकते हैं। और तीसरा जो है यह है एटीट्यूड। स्किल, नॉलेज एंड एटीट्यूड। ये एटीट्यूड ऐसी चीज है ना, तो एक इंसान दूसरे इंसान को अपना एटीट्यूड को नहीं सिखा सकता।
मानसिकता, चेंजेस, बदल ये इतने जल्दी नहीं हो सकता है। और वही सेक्टर के अंदर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के उद्योग संचालनालय के अंदर में आता है, उसके अंदर में हम लोग गए। ये ऑर्गेनाइजेशन एमसीडी लास्ट 36 ईयर समाज के अंदर में थॉट प्रोसेस को चेंज करना, बदलना, उसको एक्सेप्ट करने के लिए लगाना, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। एक मराठीत म्हण आहे, उद्योजक हा जन्माला यावा लागत नाही, तर तो शास्त्र शुद्ध प्रशिक्षणाने घडवला जाऊ शकतो, इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, राइट। तो हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में काम करते हैं, एंटरप्रेन्योर को डेवलप करते हैं, उनको इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको हैंड होल्डिंग करते हैं और उसको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बना के उसको आगे लेके जाने का काम करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही अच्छा, जो समाज के अंदर में 36 ईयर से छोटे छोटे जो पौधे हमने लगाए थे, आज उसके वृक्ष हुए हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें हमारे अंदर अगर इस तरह का कुछ करना है तो हमें पहले हमारे एटीट्यूड के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि आईटीआई का बच्चा 96% में वेल्डर या फिटर बन गया, उसने कभी फैक्ट्री लगाई थी? हाँ, एमआईडीसी में जिसके पास में आईटीआई नहीं किया था, 96 से पास नहीं हुआ है, वो इंसान की फैक्ट्री है, वहां पे जाके ये कामगार बनता है, राइट। बहुत अच्छे मार्क्स से तो ये जो बिजनेस करने के लिए क्या लगता है, अमिताभ सर ने बहुत ही सीधा आपने बताया, 6-7 डॉक्यूमेंट लगते हैं, मानसिकता लगती है। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ये वो कुछ जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल। अगर आपके पास में सिर्फ मानसिकता बन गई, एक इंसान होटल लगाना है, क्या लगाना है, डॉक्टर भी नहीं है तो भी हॉस्पिटल लगाते हो, क्या लगता है एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? थोड़ा कॉन्फिडेंस लगता है, सर ने ऑलरेडी बताया, पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स। और इसका कारण ये भी है, पहले क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक कोई भी स्कूल, कॉलेज, नौकरी कैसे करना, फॉर्म कैसे भरना, कौन सा वेबसाइट देखना, ये सारे ग्रेजुएशन तक सारे स्कूल कॉलेज के आपको बताएंगे। उद्योजक कैसे बनना, इसके बारे में कोई ग्रेजुएशन तक डिग्री हाथ में आने तक कोई बताता नहीं। दूसरी बात है कि भाई पैसे कमाना अच्छी बात है कि नहीं है, अच्छी है कि बुरी बात है पैसे कमाना? संविधान के अंदर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया है, सबको पैसे कमाने का अधिकार दिया है, सबको। ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसको पैसे कमाने का अधिकार नहीं दिया है, सबको दिया है। कुछ लोग कमाते हैं, कुछ लोग नहीं कमाते। अभी मैंने सोचा कि भाई मेरे को पैसे कमाना है तो मेरे को महीने का एक ही बार पगार मिलती है, 30 दिन खत्म हो गए कि 1 तारीख को पगार आता है, एक ही मैसेज आता है मेरे को साल भर में, मेरे खाते में क्रेडिट हो गया, बाकी 29 डेज मेरा दिमाग खाली रहता है, कोई पैसे कमाना। अभिनव सर को रोज मैसेज आते हैं, कितने मैसेज आते हैं मुझे मालूम है, प्रशांत सर को आते हैं, प्रमोद सर को तो मैसेज पे मैसेज आते हैं, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, दिन भर क्रेडिट होते रहता है। तो गाइस आप सोचिएगा कि एक दिन का मैसेज वाला बनना है कि पूरे रोज मिनट टू मिनट मैसेज आना चाहिए। अमिताभ सर ने बहुत अच्छा आपको कैलकुलेशन करके बताया है कि एक प्रोडक्ट मैं बेचता हूं, उसको डे के हिसाब से, इसके हिसाब से, मिनट के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। तो आपको सोचना है कि भाई मुझे कौन सा मैसेज आना चाहिए। मैं अगर महीने का, सर ने बताया दिन का अगर 100 रुपया भी कमाए तो मैं आगे अगले महीने में एक दिन के 100 रुपए के ऊपर जीरो लगाने का काम मेरा है। अगर मैंने अगले महीने में एक जीरो लगा दिया तो शायद पर डे कितना होगा? 1000 रुपीज होगा। शायद एक साल के बाद में और एक महीने जीरो बढ़ा दिया तो पर डे का 10,000 भी हो सकता है। 2 साल या 4 साल के बाद में और एक जीरो बढ़ा दिया तो शायद पर डे का लाख रुपए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शायद मेरे पगार के ऊपर बॉन्डिंग है, उद्योजक के पगार के ऊपर बैठी हुई है, कर्जा लेने के लिए अलग अलग स्कीम बैठी हुई है, लेकिन हमने पढ़े ही नहीं कभी उस चीज को। कभी हमने ट्राई किया है कि भाई हमको गाइड करने वाला कोई इंसान मिल सकता है क्या? कभी फेसबुक पे, कभी इसमें, कभी यूट्यूब पे चैनल पे, कभी अमिताभ सर ऑलरेडी इधर रहते हैं, भाई उत्तर नागपुर में, मैं उत्तर नागपुर में रहता हूँ, कभी मेरे को बहुत पैसे, क्योंकि जो इंसान के पास में ज्यादा पैसे होते हैं उसकी ज्यादा इज्जत होती है। मेरी भी इज्जत है, 25 तारीख को शुरू होती है, अगले 5 तारीख को घर में खत्म हो जाती है, बराबर? 25 को शुरू होती है, सकाळी नाश्ता पाहिजे, चहा पाहिजे, जेवण वगैरे पगार झाला, याचे द्या त्याचे द्या, हे करा, मला देऊ टाका, 5 तारखेला पैसे संपले, आखरी मॅसेज दाखवला, आखरी मॅसेज दाखवला, त्या दिवशी मग कुटुंब सुरू होतं। एक माझ्यासारखा व्यक्ती आहे, नोकरी करणारा, ज्याला एकच मॅसेज येतो, त्याच्याबरोबर ही कहाणी होते।
नाही का? मग त्याचे इन्स्टॉलमेंट हो इन्स्टॉलमेंट भरत आयुष्य चाललंय. म्हणजे रिटायरमेंटच्या दिवसपर्यंत इन्स्टॉलमेंट भरायचे आहे, तेव्हा कुठे घर माझ्या नावाने होणार आहे, राईट ना? मग काय आयुष्यामध्ये अशा प्रकारचे आपल्याला काम करायचं आहे का, ते पहिले आपल्याला ठरवावं लागेल. पैसे कमाना बहुत अच्छी बात है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है पैसे कमाने के लिए. उसमें से एक आदमी अंबानी बनता है, एक अदानी बनता है, ये सब बन जाते हैं. आज MIDC के अंदर जितने भी इंडस्ट्रीज है, सारी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना बड़ी नहीं हो सकती है. अगर 100 रुपए का अगर इंडस्ट्रीज लगाता है तो 80 रुपए गवर्नमेंट से लेके जाता है. ये मालूम है क्या आपको? शायद नहीं मालूम. अभी आप सबको पूछो कभी, तब पूरा कहानी बता देंगे कि ये सब जितने भी खड़े हैं ये कैसे खड़े हैं. 100 रुपए लगाते हैं, 80 रुपए गवर्नमेंट को. और आपने सोचा होगा SC ST OBC माइनॉरिटीज कोई भी रहे, जॉब के अंदर में उतना उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा क्या मुझे मालूम नहीं. लेकिन जो समाज आज एंटरप्रेन्योरशिप में है, उद्योग क्षेत्र में है, वो छोटा सा समाज क्यों न रहे, लेकिन गवर्नमेंट को भी पॉलिसी बनाने के लिए उनको पूछना पड़ता है कि पॉलिसी बनाओ कि नहीं, या इसमें क्या डालू. एंटरप्रेन्योरशिप की ताकद हो सकते. आपल्याच उत्तर नागपूरमध्ये बघा है ना, एक आमच्याकडे जरीपटका भाव आहे, कुठेतरी नोकरीला दिसतील का, बिझनेस मध्ये दिसतात. पॉलिसी मध्ये हस्तक्षेप करण्याचा त्यांना अधिकार आहे. पैसे वाले हैं तो क्या मिनिस्टर भी उनको पूछेगा कि भाई पॉलिसी बनाना है, आपको कुछ डालना है पैसा. ये समाज के अंदर में आज कोई भी समाज, जो समाज के अंदर में नौकरियों के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में अगर बहुत ज्यादा डेव्हलपमेंट हुआ है तो वो समाज आगे बढ़ गया है. आणि या समाजामध्ये एका माणसाचा म्हणजे जांभूळकर साहेब असतील, मी असतील, अभिलाषी असतील, आमचे सांगोळे असतील, यांचे समजा 4 लोकांचा विकास झाला म्हणजे समाजाचा विकास झाला असं म्हणता येणार नाही. आमच्या समाजातल्या तळागाळातल्या शेवटच्या माणसाचा ज्या दिवशीला विकास होईल त्या दिवशीला खरा विकास झाला असं म्हणता येईल. तुम्ही बघा ना, आमच्या शिंदे बांधवांना त्यांच्या समाजातला एक जरी पाठीमागे असेल तरी सर्व त्याला उचलून घेण्याचं काम करतात. ते काम फक्त आणि फक्त नोकऱ्यांमधून होणार नाही, पण उद्योजकतेमधून होऊ शकतं. मला असं वाटतं, मी त्या क्षेत्रात आहे म्हणून खूप गोडगोड बोलावं असं मला वाटत नाही, पण नक्कीच बाबासाहेबांनी जेवढं काही केलं आहे ना, स्कॉलरशिप, फ्री सीट, पैसे कुठून भेटतात, कुठे जागा आहेत का, आणि त्याला मला फॉर्म भरलं तर मला नोकरी मिळेल का, बस इसके ऊपर में हम लोग गए ही. शायद उसको छाप के देखो कि और क्या क्या हमारे लिए किया है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक, जैसे अमिताभ सर ने कहा था कि भाई इतनी योजनाएं हैं कि आप सोचो 35% सब्सिडी, 80% भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव, क्रिटिकल स्कीम, क्लस्टर स्कीम, करोड़ों में ना कुछ प्रॉब्लम नहीं, पैसा मिलेगा. लेकिन उस पैसा लेने के लिए सबसे पहले मुझे बनना पड़ेगा, उस तरह की मानसिकता बननी पड़ेगी, मुझे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा. और एक नहीं, अगर मेरे से नहीं हो रहा एक से, तो समाज के अंदर के 10 लोगों को पकड़ के एक काम करना, आगे काम करना, इंडस्ट्रीज लगाना, उद्योग लगाना और आने वाले पीढ़ी को उसको ट्रांसफर करना. जब ये समाज का क्या हो सकता है, आर्थिक परिस्थिती सुधारू शकतो. आणि जिथे आर्थिक परिस्थिती सुधारली तो कधीच मागे येत नसतो. तो पॉवर यायला पाहिजे है ना, इकॉनॉमिकल पॉवर. पैसे खिशात असले तर 2 गोष्टी जास्त येतात, नाही असले तर मग खाली मान टाकावं लागतं. त्यामुळे पैसा हा अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्यामुळे पैसा कमवणे, चांगला पैसा कमवणे, जास्त पैसा कमवणे, तेव्हाच आपण दुसऱ्याची मदत करू शकतो असं मला या ठिकाणी वाटतं. मी ज्या ठिकाणचा विभागीय अधिकारी ज्या ऑफिसमध्ये काम करतोय, सध्या आता या वर्षाची सुरुवात झालेली आहे आणि त्यांना वाटतोय की बाबा वाघमारे साहेब, मेश्राम साहेब, प्रशांत सर यांनी बरोबर सांगितलं आहे, सांगोळे साहेबांनी कॅम्प ठेवलेला आहे, आमच्यासाठीच ठेवलेला आहे. आणि यामधून कदाचित पुढच्या वर्षाला आम्ही या डायसवर बसलेला आहोत, या डायसमधून आज तुम्ही समोर बसलेला आहे. पुढच्या वर्षी मी सांगोळे साहेबांना सांगतो की तुमच्यामधलाच कुणीतरी एक चांगला उद्योजक झाला आणि तो इथे येऊन बसला, त्याचा सत्कार आपण या ठिकाणी करू. आता तुम्हाला काय लागणार आहे, मेंटरिंग लागणार आहे, फायनान्स लागणार आहे, चांगल्या ज्या ज्या काही गोष्टी लागतील त्या आम्ही आहोत. फक्त माझी एवढीच विनंती आहे, हा कार्यक्रम संपल्यानंतर मेश्राम साहेब असतील, मी असतील, सर तुम्ही बोलला होता आम्हाला सामोरं जायचंय, काय करायचो त्याच्यासाठी कदाचित मागे लागणे अत्यंत आवश्यक. खूप कार्यक्रमाला जात असतो, खूप बोलतो, पुढे लोक नंबर घेऊन टाकतात की विचारू नका, कोणाचा फोनही येत नाही, कोणाला वाटेल ते नेहमी की समोर काही करावं, राईट ना. पण खरंच ज्याला वाटतं ना, त्यांच्यासाठी आम्ही या समाजाचे किंवा बाबासाहेबांचं आम्हाला काहीतरी लागतं, समाजाला काही लागतं, त्याच्यासाठी आम्ही काम करण्याच्या या ठिकाणी तयार आहोत. तुमच्याकडनं ती तयारी पाहिजे आहे असं मला वाटतं. आमच्याकडे सध्या प्रशिक्षण क्षेत्रामध्ये माझ्याकडे आता SC ST साठी काही कार्यक्रम आहे, ते VNIT असो, LIT असो, फूडमध्ये यांच्याबरोबर पण आम्ही काम करतो, तिथं पण आपण ट्रेनिंगला पाठवतो. सध्या आता माझ्याकडे एक
इथे एक स्मार्ट नावाचे एक फॅशन इन्स्टिट्यूट आहे, त्यांच्याकडे काही ट्रेनिंग्स आहेत. आणि आता उद्याला आम्ही परत एक DICचे 48 ट्रेनिंग प्रोग्रामची ऑर्डर करतोय. हे सर्व जिल्ह्यासाठी राहणार आहे. ज्याला वाटतं ना त्यांनी प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून पुढे जावं. नॉलेज नसतं, त्यामुळे मला असं वाटतं प्रशिक्षण आपल्यासाठी महत्त्वाचं आहे. आणि कसं आहे, तर प्रशिक्षण द्यायचं म्हटलं तर आपल्या मुलांना वाटतं ठीक मला पण प्रशिक्षण 20 ते 4 लोकांना सांगतोय मला काय ट्रेनिंग. तर सर्वात पहिले ॲक्सेप्ट करणे, ट्रेनिंग करणे आणि पुढे जाणे. त्याकरता ट्रेनिंगसाठी निःशुल्क ट्रेनिंग आम्ही तुम्हाला देण्यासाठी तयार आहोत. तुम्ही कधी आलात तर नक्कीच त्या ट्रेनिंगमध्ये तुम्हाला देण्यात येऊ शकेल. दुसरं आहे फायनान्ससाठी छोटे मोठे जे व्यवसाय असतील तर अमिताभ सरांनी आता सांगितले की जे 50 लाखापर्यंतची स्कीम होती ती आता 1 कोटीपर्यंत बनतो. त्याच्यामध्ये काही जे नव्याने जे मुलं उद्योग करतात तर त्यांना ब्रँडिंगमध्ये असेल, मत्स्य व्यवसाय असेल, त्याला एखादी ठेला लावायचा आहे, शरम करू नका. मला वाटते ठेलेवाले पण भरपूर कमवतात. फक्त स्वतःला पैसे कमवायसाठी ती आदत लावून घ्या, ती सवय लावा. आणि ती लावलं ना तर आम्ही मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम महाराष्ट्र शासनाची योजना आहे, 2018 पासून याला इम्प्लिमेंट करतो. या योजनेमध्ये तुम्हाला ₹1,00,000 तर 1 कोटीपर्यंतचं कर्ज दिलं जाईल आणि त्याच्यात 35% तुम्हाला सबसिडी, म्हणजे शहरामध्ये 25% तर ग्रामीण भागामध्ये 35% एवढ्यापर्यंत तुम्हाला अनुदान दिलं जातं. ते अनुदान 3 वर्षापर्यंत जमा होतो. कागदपत्र फक्त 4च लागतात. शिक्षणाची अट नाही. 8वी पास असेल तर बाकी 10 लाखाच्या वर, 8वी कमी असेल तर त्याला 1 लाखापासून तर त्याला 10 लाखापर्यंत दिली जाते. वय मर्यादा बिलकुल नाही, फक्त 18 वर्ष पूर्ण झालेला असावा. रिटायर झाल्यानंतर सुद्धा चांगले व्यवसाय करता येतात नाही का. तर त्यामुळे वयाची मर्यादा नाही. ज्यांना कर्ज घ्यायचं आहे, ज्यांना प्रशिक्षण घ्यायचं आहे ते नक्कीच पुढे येऊ शकाल आणि पुढे तुम्हाला जाता येऊ शकेल. आता मला प्रत्येक वेळेस वाटतं, लोकही विचारतात की साहेब तुम्ही एवढं चांगलं भाषण देता, तुम्ही तर नोकरी करता, तुमच्या पोराही तर नोकरीच करत असतील असं पण तुमच्या एवढं चांगलं तुम्ही तुमच्या पोराला उद्योजक बनवलं. येस, माझ्या 2ही पोराला सांगितले नोकरी करायची असेल तर शिकवत नाही, पैसे तुमच्यावर खर्च करतो, पण फक्त आणि फक्त उद्योग असेल. शिकल्यानंतर उद्योग लावत असाल तर मी तुम्हाला शिकवतो. आता एका मुलाला 30 लाख रुपये लावले, दुसऱ्या मुलाला 45 लाख लावले, एकाला फूड इंजिनियर बनवलं तर एकाला फॅशन इंजिनियर बनवलं. एक निफ्टमध्ये होता तर एक निफ्टेमध्ये होता. आणि विदेशामध्ये आहे काहीतरी करून राहिला तो नाविन्यपूर्ण, एक मुंबईला. मला माहिती आहे की नोकरीनंतर माझी नोकरी मुलाला देऊ शकत नाही. व्यक्तीने पैसे तर किती भेटतील हो, आयुष्य सामोरचं जगण्यासाठी भेटतील का मला माहिती नाही. पण कदाचित मुलांनी उद्योग क्षेत्रात गेले, आज छोटे कमवले असतील तर त्याची पुढची पिढी मोठी होऊ शकते. त्यामुळे समाजामध्ये आपल्या घरी अशा प्रकारचं वातावरण निर्माण करा की मुलाला सांगू नका की बाबा नोकरी कर, चांगला अभ्यास कर आणि सामोर जा. अदरवाईज आम्हाला फक्त एकच माहिती आहे, आपल्या लहान मुलांनी काही चेकड केली, घरी काही मस्त्या केल्या तर आपलं एक त्याला छापड पडतं आणि सांगतोय आपण फालतू उद्योग करू. लहानपणापासून आपण सांगत असतो त्याला एक मारतो आणि फालतू उद्योग, म्हणजे त्या लहानपणापासून आपल्या मुलाच्या दिमागात टाकतो की उद्योग म्हणजे फालतू असतात, ते करायचे नसतात. कशाला करेल तो उद्योग मोठा झाला? तो 15,000ची 10,000ची. माझ्याकडे 7 इंजिनियर आहेत, आता 10,000 रुपयाला काम करून आहे. मी माझ्या अधिकाराखाली मला प्रत्येक वेळेस वाटतं की ऑफिस मधून गेल्यावर मी माझ्या 4 लोकांना डेव्हलप करेल. मी आज 6 प्रोजेक्ट ऑफिसर या महाराष्ट्रामध्ये मी माझ्यासारखे बनवण्याचा प्रयत्न केला. अवश्य सांगण्यासारखं खूप आहे. नक्कीच खूप वेळ झालेला आहे. साहेबांनी म्हटलं की आता पाहुण्यात बोला. अमिताभ सर, प्रशांत सर, आमच्या सर्व सरांनी मान्यता दिली होती की आता पाहुण्यात बोलावं. प्रशिक्षक माणूस आहे त्यामुळे कहाण्या खूप आहे, सांगण्यासारखं आहे का. आज या नागपूरमध्ये 7 क्लस्टरमध्ये मी काम केले, क्लस्टरसारख्या योजनेमध्ये काम केले, किती सारे DSR तयार केली आणि स्वतःच्या आयुष्याचं एक निर्णय दुसऱ्यांसाठी. कारण की मला एक माहिती आहे की जोपर्यंत दुसऱ्याची भलाई करणार नाही तोपर्यंत माझी भलाई कधी होऊ शकत नाही. समाजामध्ये एक आहे, आपल्या एका समाजातल्या एका माणसाने एक योजना घेतली, तो बाजूवाल्याला सांगत नाही मी कसा मोठा झालो, कोणत्या योजनेतून मोठा झालो. त्यामुळे सोडून द्या, प्रत्येकाला सांगा की ही योजना आहे, त्याचा फायदा आहे. त्या दिवशी समाजाला पुढे देता येईल. त्यामुळे सर्वांसाठी मदत करण्याचं, सहकार्य करण्याचं मी या ठिकाणी आवाहन करतोय. आणि तुम्हाला जे लागेल माझ्याकडे जे नॉलेज आहे ते नॉलेज तुम्हाला पर्यंत पोहोचवण्याचा मी या ठिकाणी प्रयत्न करेन. मी परत आयोजकांचं या ठिकाणी मला बोलवलं, माझा सत्कार केला आणि या ठिकाणी मार्गदर्शन करण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे त्यांचं मनापासून आभार व्यक्त करतोय. आपण सर्वांनी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आणि बसून राहिले आणि नजर लावून एकदम ऐकून राहिले. तुमचं सुद्धा मी मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतोय.
सर्वांचे धन्यवाद सांगू सर्वांना. जय हिंद. थँक्यू व्हेरी मच. नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. हम मिलेंगे फिर. धन्यवाद.